नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च विफर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 25 जून कुछ नए अपडेट्स हैं। इनफैक्ट एक दो अपडेट्स तो एक दिन पहले आया हुआ था, बट उसको मैं समझ नहीं पाया था और वो फिलोसॉफिकल ज़्यादा है, मतलब दर्शन की बातें की गई हैं उसमें। और कुछ मैसेज एक दो अपडेट्स ऐसे आए हैं जिसमें कि जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं उनके लिए मैसेज है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपडेट में जो मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की गई है कि आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उससे ज़्यादा लाभान्वित आप अगर लंबे समय के लिए इकोसिस्टम के साथ बने रहेंगे तो संभवतः हो सकता है आपको। तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। हम लोग प्राइस देखेंगे। प्राइस तो आप लोगों को ड्रॉ डाउन दिख रहा होगा, बट एक दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट में करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन के साथ जो डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी बाजार की जानकारी देता हूं। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, इसलिए मेरी बातों को सलाह ना माना जाए, वित्तीय सलाह ना माना जाए। और आप निवेश करें तो अपने रिस्क एपेटाइट और आपकी अपनी वित्तीय क्षमता के हिसाब से ही करें। चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। अपडेट मुख्य रूप से जो आया हुआ है वो कमेंट्री अकाउंट पर आया हुआ है और इसको कल भी मैंने कोशिश किया था और इनफैक्ट कर लिया है डिकोड और समझने की कोशिश की है। एक ये मैसेज है जिसमें कि लिख रहा है सिंगुलैरिटी अप्रोचिंग, ग्रेविटी एंकर्ड, हाउ बर्न बॉन्ड रिकास्ट डुअल चेन बैलेंस एंड इटर्नल ऑर्डर। मतलब इस मैसेज के अंदर आप लोग को ये दिख रहा होगा कि इधर ये अनुबिस का ब्लॉकचेन राइट साइड में है और इधर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। तो इन दोनों ब्लॉकचेन में कुछ समानता लाने की कोशिश की जा रही है, सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है जो बर्न बॉन्ड आया है उसके कारण से। तो इसको समझेंगे। और दूसरा मैसेज आया है जो कि थोड़ा दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल है, जिसमें कि लिखा है द ग्रेविटी ऑफ टाइम, व्हाट एग्जैक्टली आर यू परसिस्टिंग फॉर टिल द एंड। तो इसको भी समझेंगे। बड़ा अच्छा मैसेज है। इन मैसेज के थ्रू ये कुछ अपने जो ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्पेकुलेटिंग एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं उनको संबोधित किया है। और उसके बाद एक और मैसेज है जिसमें कि ये समझाने की कोशिश की गई है, ये वाला मैसेज, कि कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है अभी आज के समय में कुछ लोगों को, बट उसके बाद आपको इटर्निटी फेज में जाने में बहुत आराम मिलेगा। तो इसको भी समझाया गया है कि आज का जो कष्ट है उस कष्ट को भूल के आप तैयार हो जाइए अपने आप को इटर्नल फेज में ले जाने के लिए, जो नेक्स्ट फेज है इनका। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करते हैं। चलिए विश्लेषण की ओर चलते हैं। तो पहला मैसेज जो है उसमें ये बताया गया है कि बर्न बॉन्ड डुअल चेन बैलेंस, मतलब पॉलीगॉन और अनुबिस चेन में बैलेंसिंग करने की प्रक्रिया को ध्यान में रख के बनाया गया है और LGNS की डिफ्लेशनरी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। ऑफ कोर्स जब वो बर्निंग होगा तो हम लोगों को पहले से पता है कि डिफ्लेशनरी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है ये। इस पे परियोजना यह बताने की कोशिश करती है कि अब इकोसिस्टम का अगला चरण इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन की ओर बढ़ रहा है। बार बार इन चीज़ों को ये रीइटरेट कर रहा है, बार बार बता रहा है अपने मैसेज के थ्रू, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों की स्पष्टता आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो मैसेज में ये बताया गया है कि शुरुआती चरण में LGNS की सप्लाई अधिक थी, अब इकोसिस्टम आपका मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, क्योंकि इस समय में जो अपना अवेक फेज है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है सो दैट कि आप इटर्निटी फेज में जा सकें। तो जब तक परिपक्व नहीं होंगे तब तक आप इटर्निटी फेज में नहीं जाएंगे और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है। और ये सब चीज़ बर्न बॉन्ड के माध्यम से LGNS को अस्थायी रूप से नष्ट किया जाएगा, जिससे सप्लाई घटेगी और पॉलीगॉन और अनुबिस चेन के बीच संतुलन बनेगा। तो जब चार्ट पे हम लोग विश्लेषण करते हैं तो उस समय भी हमने देखा है कि लिक्विडिटी और जो प्राइस का अप एंड डाउन है, वॉलेटिलिटी है, वो पॉलीगॉन चेन पर ज़्यादा है बनिस्बत अनुबिस चेन के। तो उसका रीज़न यही है और उसमें समतुल्य, उसको एक जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, मतलब साम्य बिंदु पे लाने की कोशिश कर रहा है आपका इकोसिस्टम। बर्न बॉन्ड को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है तो ये हम लोगों को जानते हैं हम लोग कि इसको इंग्लिश में एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया है कि लिक्विडिटी इंसिनेटर कहा जाता है, यानी तरलता जलाने वाली प्रणाली है ये, जहाँ से कि लिक्विडिटी को बर्न किया जाता है। उपयोगकर्ता डाई या LGNS लगाते हैं
LGNS को ब्लैक होल एड्रेस में भेजा जाता है और टोकन सर्कुलेशन से घटता है। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उससे घट जाता है टोकन, और बचे हुए जो टोकन है उसकी दुर्लभता बढ़ती है, मतलब उसका मूल्य बढ़ेगा। अभी नहीं दिख रहा है बट ये संभावित हम लोगों को दिखेगा। यदि वास्तव में टोकन अस्थायी रूप से बर्न होते हैं तो एक डिफ्लेशनरी मॉडल हो जाता है। अभी 2 दिन हुआ है तो 2 दिन में अभी जितनी बर्निंग हो रही है उससे ज़्यादा लोगों के पास टोकन बिल्कुल बेशुमार मात्रा में है, तो वो बेच कर निकल रहे हैं। लेकिन ये 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑन चेन बर्न एड्रेस दिखाई दे रहा है, जो कि बताया हुआ है आपके इकोसिस्टम कि बर्निंग होने के बाद किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है। बर्न ट्रांजैक्शन सार्वजनिक हो, सब लोग देख सकते हैं इसको, और कुल सप्लाई डेटा सत्यापित हो सके, और जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आप लोगों को, तो ये सारे डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। जितने भी डेटा वाले प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं उन पे ये अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको अपने डैप पे भी दिखाई देता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का युग समाप्त हो रहा है, उस प्रक्रिया चालू हो गया है, वो स्टार्ट हो गई है वो प्रक्रिया। इसका मतलब ये क्या है? इसका अर्थ है कि टीम मानती है कि शुरुआती चरण में LGNS का वितरण आवश्यक था। इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि LGNS का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करना ही करना था, और यदि भविष्य में नए टोकन कम बने, अधिक टोकन बर्न हो तो नेट सप्लाई घट सकती है। ये हम लोगों को पता है। अब क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परियोजना का दावा है कि पॉलीगॉन की पुरानी लिक्विडिटी है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर पुरानी लिक्विडिटी है, और अनुविश चेन नई ब्लॉकचेन है। बर्न बॉन्ड दोनों नेटवर्क के बीच असंतुलन कम करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आपका जो प्राइस अनुविश ब्लॉकचेन पे है तो आपके पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की भी प्राइस लगभग वहाँ पे आ जाएगा, या यूँ कहें कि दोनों का प्राइस समान हो जाएगा। तकनीकी रूप से इसका मतलब ये हो सकता है कि पॉलीगॉन से LGNS हटेगा, पॉलीगॉन से धीरे धीरे हटाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है ना, वॉलेटिलिटी आप देखते हैं अचानक से 10% कम हो रहा है। अचानक नहीं, मतलब एक समय लगता है, बट इतनी वॉलेटिलिटी है कि 24-25 घंटे में या एक सप्ताह में आप देखेंगे कि 10% प्राइस कम हो जाता है, फिर अचानक से 5-10% का प्राइस एक दिन में सर्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग का काम करेगा। और अनुविश पे स्टेकिंग बढ़ रहा है, क्योंकि अनुविश ब्लॉकचेन को यूज ही किया जा रहा है, इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि वहाँ पे लोग ना चाहते हुए भी लंबे अवधि के लिए स्टेक्ड होंगे, जिससे कि क्रॉस चेन सप्लाई कम होगा। हालांकि इस प्रक्रिया का वास्तविक प्रभाव देखने के लिए ऑन चेन डेटा देखना आवश्यक है, जो कि हम लोग देखते हैं कि क्या लिक्विडिटी की स्थिति बनी हुई है दोनों ब्लॉकचेन पर। अब कह रहा है कि बर्न बॉन्ड दोनों चेन के बीच मूल्य अंतर समाप्त कर देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव ही है ये कि मूल्य का अंतर जो है समाप्त करेगा। और वास्तव में किसी भी चेन के बीच मूल्य अंतर समाप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? तो लिक्विडिटी जब तक होगी नहीं तब तक लोग निकलेंगे कैसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से, और जब वो निकल जाएंगे तो जैसे लोग बचे रहेंगे वहाँ पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, उसमें से लोगों की भागीदारी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी भागीदारी तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय के लिए आएंगे, क्योंकि पहले से जो लोग लिक्विडिटी होल्ड कर रहे हैं वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए पार्टिसिपेट किए थे। सक्रिय आर्बिट्राज होगा, स्थिर ब्रिज होगा, आपका जो ब्रिज सिस्टम है वो भी बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, और समान मार्केट डेप्थ होना चाहिए, मार्केट की डेप्थ भी इक्वल होनी चाहिए। केवल बर्न मैकेनिज्म से यह पूरी तरह संभव हो यह निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का भी होना आवश्यक है, जो कि है आपके ब्लॉकचेन पे पर्याप्त मात्रा में। अभी जो निवेशकों के लिए संदेश दे रहा है ये मैसेज, वो यही कह रहा है कि आप टोकन होल्ड करें, स्टेक करें, अगर खरीद नहीं सकते हैं तो बेचें नहीं, ताकि भविष्य में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लाभान्वित हो सकें। यह पिछले कई ओरिजिन न्यूज संदेशों की तरह एब्सोल्यूट कंसेंसस और ट्रस्ट की थीम को दोहराता है। जो भी कंसेंसस बिलीवर्स हैं उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप होल्ड करें, और वो लोग कर रहे हैं होल्ड, तभी तो बहुत अधिक मात्रा में लोग बर्न बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अपना जो टोकन जो कि वो संभावित आगे आने वाले समय में बेचते, लेकिन वो वहाँ बेच कर नहीं उसको बर्न कर रहे हैं, और उससे जो उनको लाभ प्राप्त होगा निश्चित समय अवधि में वो धीरे धीरे होगा, और उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये चीज़ों के बारे में ये मैसेज बताया है। दूसरे मैसेज की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कि ये बताया है द ग्रेविटी ऑफ टाइम। इसका हिंदी में विश्लेषण किया है मैंने। इस मैसेज में यह उत्पाद संबंधी अपडेट से अधिक, मतलब कोई अपडेट नहीं है, कोई प्रोडक्ट अपडेट है। इसमें मनोवैज्ञानिक, वैचारिक और सामुदायिक केंद्रित संदेश है। मतलब जो इकोसिस्टम के कंसेंसस बिलीवर्स हैं
उनके लिए ये मैसेज है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समुदाय के सदस्यों को लंबे अवधि तक जुड़े रहने और एलजीएनएस तथा अवेक एनएफटी को बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है उन लोगों को कि आप लंबे समय तक बने रहें और आप एनएफटी धारक बने। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनके बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं क्योंकि उसी विचारधारा से उस इकोसिस्टम में आए हैं कि उनको आए और गेन किया, मुनाफा लिया और निकल गए। बट ऐसे लोग जो कि लंबे समय के लिए सिस्टम में बने रहेंगे, जो इसके मेकर्स हैं या जो ट्रस्ट कर रहे हैं, इस पे कंसेंसस बिलीवर्स हैं और जो एनएफटी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है। सो ये क्लियर समझने की आवश्यकता है कि आप आखिर तक क्यों टिके हुए हैं, आप ये क्या सोच रहे हैं। उनको प्रेरणा दे रहा है ये मैसेज। केवल अल्पकालिक मूल्य वृद्धि के लिए नहीं है, आप केवल ट्रेडिंग लाभ के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के बड़े आर्थिक अवसरों के लिए। यह संदेश निवेश को वित्तीय निर्णय से अधिक विश्वास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत करता है, कंसेंसस बिलीवर के लिए है। यहाँ एक चीज़ों को और स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि शायद हो सके ऐसे लोग जो कि इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए आए हैं, उनको भी इस मैसेज से कुछ प्रभाव पड़े उनके ऊपर और वो समझें इस बात को। क्या कह रहा है ये, ऑर्डिनरी पीपुल वर्सेस ट्रेडिशनल फाइनेंस के बारे में बता रहा है। मतलब पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था जो मतलब परंपरा, जो पुरानी आर्थिक व्यवस्था है, सामान्य लोगों के लिए सीमित अवसर देती थी, एक लिमिटेड अवसर देती थी। इसीलिए तो हमारी मानसिकता बनी हुई है कि हम आए और ट्रेडिंग गेन किया कुछ समय के लिए और निकल गए। तो ये पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था में होता है जिसमें कि लोगों की गलती नहीं मानी जानी चाहिए, वो ऐसी विचारधारा बनी हुई है हमारी। बड़े पूंजी अधिकांश लाभ ले जाते हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा लाभ लेकर चले आते हैं। ज़्यादा कैपिटल होता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं और थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेशक कम होगा लेकिन वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट उनका ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बड़े मुद्रा के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। ओरिजिन सामान्य लोगों को नया अवसर प्रदान करता है, बट यहाँ ओरिजिन में हर एक सामान्य लोगों को एक नया अवसर प्रदान कर रहा है। यह विचार क्रिप्टो उद्योग में काफ़ी सामान्य है। क्या है भाई ये विचार? तो डिसेंट्रलाइजेशन है, खुली भागीदारी, सब लोगों को एक समान परसेंटेज ऑफ यील्ड दिया जाता है, बिना अनुमति वाले नेटवर्क, समान अवसर पे सब लोग काम कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक परिणाम किसी भी परियोजना की कोई भी जो रियलिटी है, रियलिटी क्या चीज़ पे निर्भर करती है कि वो टेक्निकल कितना स्ट्रांग है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, वहाँ यूजर की संख्या है या नहीं है, या उसमें जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं उसका मांग है या नहीं है, उसका इकोनॉमी मॉडल कैसा है, आर्थिक मॉडल कैसा है, इन सभी चीज़ों पे निर्भर करता है, जिसको कि हम लोग आए दिन समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका ब्लॉकचेन अपने ऊपर नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहा है और अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहा है सो दैट कि वो आगे और बड़े स्केल पे काम कर सके। कंसेंसस हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं लंबे समय के लिए, वो होल्ड करते हैं, स्टेकिंग करते हैं और अल्पकालिक उतार चढ़ाव जो नॉइज होता है, जो आजकल चलता है चलेगा, उसको अनदेखा करते हैं और वो लंबे समय के लिए बने रहते हैं। सो कहने का मतलब यही है कि आप समय को सहन नहीं कर रहे हैं बल्कि समय को अपने लिए काम करने दे रहे हैं। तो समय के साथ आप बने रहिए, तभी तो आप लंबे समय के लिए टिके रहेंगे। संकेत है कि कंपाउंडिंग पे ध्यान दें, स्टेकिंग रिवार्ड लेते रहें, एनएफटी का लाभ आपको मिलने वाला है जो कि आप ले रहे हैं, भविष्य की संभावित वैल्यू जो कि लंबी अवधि के निवेश दर्शन जैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मोटा मोटी यही कहने का मतलब है कि आप अस्थिर होकर अल्पकाल के लिए नहीं रहें इस इकोसिस्टम में, आपके लिए ये इकोसिस्टम नहीं है यदि आप अल्पकाल में लाभ कमाने के विचारधारा से आए हैं। यहाँ पे फायदा तो उन्हीं लोगों को होगा, वेल्थ बिल्ड वही कर सकेंगे जो लंबे समय तक इस सिस्टम के साथ बने रहेंगे। तो इसे समझाने की कोशिश की गई है कि लोग जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़े। अब आगे आते हैं दूसरे मैसेज की तरफ, जहाँ पे कि ये बताया गया है द बर्थ पैंग्स ऑफ ऑर्डर एंड द बैप्टिज्म ऑफ कॉग्निशन। इसका विश्लेषण क्या कहा गया है कि यह घोषणा तकनीकी अपडेट से अधिक समुदाय प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है, जो आपका इकोसिस्टम में जितने लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनके मैनेजमेंट से संबंधित है। विश्वास निर्माण, उनका ट्रस्ट और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। यह भी बिल्कुल फिलोसॉफी से संबंधित बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं। इसका उद्देश्य है उन सदस्यों को संबोधित करना जो हाल के कुछ नियमों
प्रतिबंधों या आर्थिक तंत्रों से असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी ऑप्टिमाइज हुई हैं और नए नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि लोगों को कुछ समय के लिए असुविधा हो, उनको लगे कि यार जिस तरीके से पहले चल रहा था वही क्यों नहीं चल रहा है, उसके बाद क्यों ये चीज़ें ऑप्टिमाइज हो रही हैं, क्यों निरंतर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बट ये इसका प्रोसेस है, ये आएगा और इसको एक्सेप्ट करते हैं जो लोग, वही कंसेंसस बिलीवर होते हैं, क्योंकि कंसेंसस का मतलब ही है सर्वसहमति। अब क्या है, इन लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, जिनको तकलीफ हो रही है उनको समझाने की कोशिश कर रहा है यह मैसेज कि यदि कोई तंत्र आपको असुविधाजनक लगता है तो संभव है, वो पॉसिबल है कि वही तंत्र दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बनाया गया है। मतलब आज जिस चीज़ को, जो ऑप्टिमाइजेशन को आप असुविधा के रूप में ले रहे हैं, बट वही आपके इकोसिस्टम को स्थिरता और लंबे समय में बहुत स्थिर और मजबूत बनाने के लिए संभवतः बनाया गया है। टीम का तर्क है कि सभी नियम निवेशकों को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। आप हर एक प्रोसेस जो भी आएगा, हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अपने कोड हैं, अपने नियम होंगे, तो उससे ये गारंटी नहीं है कि आप खुश हो जाइए। हर एक लोगों को खुश होने के लिए नहीं बनाया गया है। कुछ नियम सट्टेबाजी और अल्पकालिक व्यवहार को कम करने के लिए होते हैं, जो कि इसका मूल उद्देश्य है। जो फिल्टर वाला प्रोसेस है ना, ग्रेट फिल्टर नाम दिया गया था, उसके कारण भी ये इकोसिस्टम कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर रहा है, जिससे कि आप सट्टेबाजी और अल्पकालिक व्यवहार से को कम किया जा सके। कठोर तंत्र भविष्य के बड़े आर्थिक मॉडल की तैयारी हो सकते हैं। तो भैया बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अगर आप इस दृष्टिकोण से आए हैं कि प्राइस की वोलेटिलिटी को देखकर आप सिर्फ वही देख रहे हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट उतना सटीक नहीं है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट में काम करना है, इस प्रोजेक्ट से लाभ लेना है, तो आपको इसके कंसेंसस बिलीवर बनना पड़ेगा और आपको लंबे समय तक इकोसिस्टम के साथ बने रहना पड़ेगा। ये कोई भी मनी गेन प्लान नहीं है। डिस्कम्फर्ट को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई नियम कठिन लगता है, यदि कुछ प्रतिबंध असुविधाजनक लगते हैं, यदि कुछ प्रक्रियाएं सख्त महसूस होती हैं, तो ये सिस्टम की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी मजबूती भी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह विचार पारंपरिक वित्त में भी देखा जाता है। जो आपकी ट्रेडिशनल जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, उसमें भी आप लोग देखते हैं, जैसे बैंक में आप देखते हैं, अगर आप ज़्यादा अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मतलब आप एक लंबे अवधि के लिए अपने फंड को डिपॉजिट करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। उसी तरीके से यहाँ भी है कि आपको प्रतिबंधित निकासी, वहाँ पे जिस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हालांकि इसका प्रोग्राम जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है, उसमें तो आप कभी भी अपने फंड को, मतलब टोकन्स को स्टेक करते हैं, फिर अनस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स लाए गए हैं, उस प्रोग्राम का सुविधा बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसी सुविधा, उसी प्रोग्राम से बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट से असुविधा भी महसूस कर रहे होंगे। बट ये अल्पकाल में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर करके आपका इकोसिस्टम अपने आप को मजबूत बनाए, इसलिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वही इस मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। सो लंबी स्टेकिंग व्यवहार रूप में इसका अर्थ हो सकता है कि आप लंबी स्टेकिंग अवधि है, बर्न मैकेनिज्म है, लॉकअप है, सीमित लिक्विडिटी, जटिल आर्थिक नियम। हालांकि इन तंत्रों का वास्तविक प्रभाव ऑन चेन डेटा और उपयोगकर्ता व्यवहार पर निर्भर करता है। तो आगे जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसी के ऊपर ये सब डिपेंड करता है कि आपका इकोसिस्टम सही में अपने आप को मजबूत बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। बर्थ पैंग ये वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है प्रारंभिक कठिनाइयां। बर्थ पैंग्स है ये, जन्म के समय में जो कठिनाइयां होती हैं, दर्द होता है, वो अस्थायी असुविधा और संक्रमण काल टीम इसे भविष्य के बड़े इकोसिस्टम के निर्माण का हिस्सा बनाती हैं। तो जब आपका इकोसिस्टम बड़ा निर्माण कर रही हैं, तो आपको तो जन्म के टाइम में जिस तरीके से कठिनाइयां होती हैं, प्रसव पीड़ा होता है, उसी तरीके से इसका भी दर्द तो होगा ही। तो जो इकोसिस्टम में लोग हैं, उनको कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप आगे आने वाले समय में अपने आप को मजबूती के साथ मार्केट में टिका सकेंगे। निवेश दृष्टिकोण से ये समझने की आवश्यकता है कि किसी भी परियोजना में कठोर नियम सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। ये दोनों चीज़ों को मैं दर्शा रहा हूँ। इसलिए सकारात्मक स्थिति के साथ साथ में हम लोगों को नकारात्मक स्थिति पर भी ध्यान रख के पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता होती है।
सकारात्मक स्थिति क्या है, आपूर्ति कम होगी, दीर्घकालीन होल्डिंग बढ़ेगी क्योंकि अभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लंबे लंबे अवधि के लिए, और उसका यूज केस बढ़ेगा और नेटवर्क की गतिविधि बढ़ेगी, तभी तो आप लोगों का इकोसिस्टम यूज किया जाएगा लोगों के द्वारा। और नकारात्मक स्थिति क्या है जिसपे कि हम लोगों को नज़र बनाए रखने की आवश्यकता होती है कि लिक्विडिटी कम कितनी हो गई, लिक्विडिटी कम हो रही है, कितनी कम हो गई, क्या इतनी कम हो गई कि आपका इकोसिस्टम चल नहीं सकता है, उसके बाद भी ट्रेजरी बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। तो लिक्विडिटी जो ऊपर नीचे हो रही है ना, ये आप सिर्फ पॉलीगॉन देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी आपकी स्थिति जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे है तो वो स्थिर है। तो इन चीज़ों को देख के आप लोगों को समझना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी की स्थिति क्या है, नए यूजर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनक्यूबेटर वाला जो काम है आपके ब्लॉकचेन का क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आए दिन हम लोग देख रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और दुनिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को सराह रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से क्या ये प्रदर्शित हो रहा है। तो इसको दिखाने के लिए आप देखो Aave.ai हो गया, आपका डेक्स टूल हो गया, डेक्स स्क्रीनर हो गया, कॉइन मार्केट कैप हो गया, बहुत सारे इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके साथ की टाई अप कर लिया और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो चीज़ें स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की गई हैं इसमें। हालांकि किसी भी निवेश निर्णय में केवल विश्वास या विचारधारा पर्याप्त नहीं होता है, इन चीज़ों को हम लोगों को देखते रहना है कि ऑन चेन गतिविधि क्या हो रही है, बर्न डेटा क्या कह रहा है। अभी मैं देखूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को कि बर्निंग 2 दिन हो गया ना अभी, तो बर्निंग क्या हुई है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता था ये भी हम देखेंगे। उपयोगकर्ता की वृद्धि हुई है, वास्तविक उत्पाद उपयोग है या नहीं है, ट्रेजरी की क्या स्थिति है, तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को डैशबोर्ड पर भी दिखता है। तो इन चीज़ों को देखकर आप आगे बढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि ये उनके लिए नहीं है अब ये प्रोजेक्ट जो कि उस विचारधारा से आए थे कि आए और कुछ समय के लिए नॉर्मल किसी भी तरीके का जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि आप स्पेकुलेटिंग करते हैं, आए और पैसा बनाया और 2 गुना 3 गुना किया और चले गए, तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है ये। अब देखते हैं हम लोग ऑन चेन डेटा क्या कहता है। आपका डेटा मतलब हम लोग देख लेते हैं कि बर्न मैकेनिज्म, बर्न बॉन्ड पे क्या स्थिति बनी हुई है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप ये देख सकते हैं, आपके सामने की बात है कि कल रात में ये 6 करोड़ टच हो गया था, अभी ये 7 करोड़ के आसपास, मतलब 7 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग 70 मिलियन। तो 70 मिलियन LGNS बर्न हो गया है 2 दिनों में, तो लगभग 70 मिलियन, 68 मिलियन। क्या इसका मतलब हुआ, अगर ये बर्न नहीं होता तो ये भी तो कहीं ना कहीं बेचा जाता, और अगर इसकी बिक्री होती तो आपका प्राइस कहाँ चला जाता, आप ये सोचिए। तो जब यही स्थिति बनी हुई है और इस तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो गया, और जो ये पार्टिसिपेंट्स हैं ये कौन है, इनको वो असुविधा नहीं हुई है, इनके लिए सुविधा है तभी तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इकोसिस्टम में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो बहुत बड़े तबके के लोगों को, आपके इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। और अब हम लोग आगे चलते हैं, प्राइस को देखते हैं कि प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो प्राइस का चार्ट देखने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चैनल के साथ बने रहें और कोशिश करें। आज थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को क्योंकि मेरे ऑफिस में लाइट नहीं है, तो किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूं, बट ठीक है। प्राइस तो बिल्कुल ड्रॉ डाउन, बहुत बढ़िया जोन में आ गया है, प्राइस आप लोगों के सामने है, और ये प्राइस से बहुत लोग विचलित हो रहे होंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए एक मौका के रूप में भी दिख रहा होगा कि ऐसे जोन में आ गया है। 2.50 से अगर कम हो जाता है तो ये बहुत ही मतलब एक्यूमुलेशन का जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब लोग बाई करेंगे, खास करके ऐसे लोग जो लोग कि इकट्ठा करना चाह रहे हैं LGNS, तो वो लोगों के लिए अच्छा मौका मिलने वाला है, मिल रहा है। इनफैक्ट लोग शुरू भी करेंगे अब कुछ समय में, ऐसा दिख रहा है। एक बार लिक्विडिटी की स्थिति देखनी आवश्यक है क्योंकि लिक्विडिटी के बिना हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देख रहे हैं पॉलीगॉन पे, तो ये तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि पिछले 24 घंटे में ये 5-6% ड्रॉ डाउन में आया है। वॉल्यूम भी थोड़ा सा 30 मिलियन के आसपास था, 27 मिलियन हुआ है तब, जबकि आपका बहुत ज़्यादा सेलिंग है, सेलिंग का प्रेशर लगभग 10% के आसपास ज़्यादा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 58% सेलिंग वॉल्यूम है और 42% आपका बाइंग वॉल्यूम है। बट अच्छी बात यह है कि बायर्स भी होते हैं आपके इकोसिस्टम में। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि छोटे निवेशक क्या कर रहे हैं। आज तो मैं $100 वाले ट्रांजैक्शंस को देखना चाहूँगा। तो देखिए जो छोटे निवेशक हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, तो इसको भी देख लिया हम लोगों ने कि यहाँ से
निश्चित रूप से सेल किया तभी तो ये आपको डेटा दिख रहा है। और अगर हम $500 वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो अभी कुछ बाइंग आई है, अदरवाइज तो $500 वाले जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उसमें हाँ मिली जुली है, ये तो लोग बाई कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, अच्छे मात्रा में सेल भी किए हैं। और एक बार देखते हैं अभी की स्थिति क्या बन रही है, करंट पोजीशन क्या है, बाइंग आ रही है या नहीं आ रही। तो जो बड़े वेल्स हैं वो भी बेच रहे हैं और बेच रहे हैं। मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा आज कि ये हम लोग 10,000 पे करते हैं, 50,000 के ट्रांजैक्शन को भी एक बार देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे लोग अभी भी बने हुए हैं सिस्टम में। जरूर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हैवी वैल्यू से सेलिंग कर रहे हैं। ये देखिए आ रहा है ना, $1,38,000 की सेलिंग की है किसी ने अभी 17 घंटे पहले, 60,000। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा होगा C048 9E7, ये सारे रियल ट्रांजेक्शन्स जो आप लोग देख रहे हैं वो दिखा। आप यहाँ भी देखो एक ही एड्रेस है, ये 64,000 की सेलिंग, 64,000 की सेलिंग। ये जो एड्रेस है CA4, तो इस भाई साहब ने ये $64,000 की एक बार में बिकवाली कर ली, 59,000 की बिकवाली एक बार में कर ली है लोगों ने। और ऐसी बिकवाली आप यहाँ पे देखो, मतलब कि 6 दिन पहले भी बहुत तगड़ी बिकवाली आई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने पास LGNS होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्टर हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं। तो यही तो चाह रहा है आपका इकोसिस्टम, और यही करने के लिए ये पॉलीगॉन पे अभी इस तरीके का हम लोगों को वोलेटिलिटी दिख रहा है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आवे पे, एक बार देख लेते हैं कि लिक्विडिटी और की क्या स्थिति बनी है दोनों ब्लॉकचेन पे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हम लोगों को दिख रहा है कि 5-6% का ड्रॉ डाउन आया है, लेकिन आप लोग ये भी एनालाइज करो कि LGNS जो कि अपने अनुबिस ब्लॉकचेन पे है उसमें कितने % की गिरावट आई है, 0.8% की। और ये भी जो अचानक गिरावट आई है इसका एक दूसरा कारण भी है, न्यूज़ बेस भी है, क्योंकि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आई थी। शायद कुछ वहाँ का मार्केट आप अगर देखेंगे साउथ कोरिया में, तो वहाँ भी बहुत बड़ी गिरावट आई थी, 8-10% की गिरावट आई थी। और रात में तो मैं देख रहा था BTC के चार्ट को, तो लगभग 59,000 के आसपास का एक लो बनाया था। आज देखेंगे स्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इकोसिस्टम में, और ये नियम है इसका। तो इन चीज़ों से आपको, इन चीज़ों पे ध्यान देने के साथ साथ में आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि फंडामेंटली आपका इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने GLGNS के प्राइस को। तो कल के सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ये बात की थी कि अपना ये रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि यदि इसको सस्टेन करेगा तब ये प्रोसेस में, मतलब 1,27,000 वाला जो जोन है इस जोन पे आ सकता है। लेकिन ये सस्टेन नहीं किया और प्राइस उसी रेजिस्टेंस के पास में स्ट्रगल कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये। तो देखते हैं कि प्राइस इसको सस्टेन करता है या नहीं करता है। सस्टेन करेगा तब तो ये अप ट्रेंड में चला जाएगा, और अभी कंसोलिडेशन फेज में ही ये दिख रहा है मुझे। तो उस हिसाब से लोग पार्टिसिपेट, यहाँ पे हालांकि पार्टिसिपेशन जोन ये मैंने 2 बना रखा है, 1,12,000 का प्राइस और 1,06,000 का प्राइस। तो यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट करते हैं, इस तरीके के जोन का लोग इंतजार करते हैं और उसके बाद एक्यूमुलेट करते हैं। चलिए आगे आते हैं, हम लोग मार्केट देख लेते हैं, मार्केट की क्या स्थिति बनी हुई है। तो मार्केट की स्थिति भाई साहब कल से आज तक में, अभी तो थोड़ा मार्केट सुधरा है, 1% का ड्रॉ डाउन पूरे क्रिप्टो में दिख रहा है। और ये जो अपना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये दिखा रहा है कि हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम फियर जोन में फिर से आ चुके हैं। कल हम लोग फियर जोन में थे, तो आज स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है। बिटकॉइन में भी देखें आप तो 4% की गिरावट है 7 दिनों में, और कल भी देख सकते हैं 24 घंटे में 1.27% की गिरावट है। इथेरियम में भी 5% की ड्रॉ डाउन है 7 दिनों में, और इम्पोर्टेंट BNB भी 3.5% की गिरावट, XRP 8% के आसपास है, सोलाना भी 3%। तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट है, तो आप भी गिरावट में आए हैं। और आपके पास तो, आप तो उतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक जिस तरीके से आपका बिटकॉइन और इथेरियम है, तो आपके पास गिरावट ज़्यादा आएगी। और लोग संभवतः पैसा निकाल के किसी गोल्ड में या सिक्योर एसेट में डाल रहे हैं, तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा जोन है LGNS के लिए, जहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इस जोन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखते हैं पार्टिसिपेट करते हैं या थोड़ा और ड्रॉ डाउन हम लोगों को देखने को मिलता है। ये तो समय के साथ ही हम लोगों को देखना पड़ेगा, इसमें कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।